अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या टू वेज हम क्वेश्चन नंबर 8 हमारे एग्जाम का जो है उसको हम इंशाल्लाह आज कंक्लूड करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज वो कंक्लूड हो। इसमें आई कैप ने 3 चैप्टर जो है वो सिलेबस में 10% इसकी वेटेज उन्होंने रखी हुई है। चैप्टर 1 के अंदर हमें सिस्टम ऑफ टैक्सेशन बताया गया कि एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे उस सिस्टम को डेवलप किया जाता है, उसमें सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं, इससे डेवलपमेंट कैसे होती है, इससे रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव किए जाते हैं, ये किस तरह का होना चाहिए, ये सारी बातें हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस। ये सिस्टम बनता कैसे पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने बात की। एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेट शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर क्या चीज है, फिर जो है वो एनएफसी अवार्ड क्या होता है, कैसे सूबों को पैसा ट्रांसफर किया जाता है, सूबे कैसे टैक्सेस लगाते हैं, किससे अप्रूवल लेते हैं, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या है, पब्लिक अकाउंट क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। और इसका जो लास्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 3, इट इज अबाउट कि एथिक्स क्या है, अखलाकियात क्या है। इसमें 4 लोग हैं, 4 तरह की पार्टीज मौजूद हैं। एक है लेजिस्लेटर, कानूनदान, जिनको कानून बनाते हुए कैनन्स का ख्याल करना चाहिए कि कानून जो है वो सिंपल हो, इलास्टिक हो, फ्लेक्सिबल हो, इकोनॉमिकल हो, डाइवर्सिटी हो उसके अंदर, ये सारी चीजों पर को ख्याल करना चाहिए। जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, एफबीआर है जैसे पाकिस्तान में, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको जो है वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोगों को जो फेवर है वो देनी चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, चीजों को सिंपल और सादा रखें। इनका मकसद जो है वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना हो, इसके अलावा दूसरे काम नहीं होने चाहिए। और फिर इसके बाद हमने जो बात की वो प्रैक्टिशनर्स की, अब हम बात कंटिन्यू कर चुके थे कि उसकी टॉप ऑफ द लाइन जो वकील होता है टैक्स पेयर का, उसको कैसा होना चाहिए कि उसकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्ट हो, राइट, उसकी जो है वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो और ड्यू केयर के साथ वो काम करे, और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना होना चाहिए। इसमें फिर हमने स्विच किया, टैक्स पेयर की बात करने की बजाय आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स को डिस्कस किया कि आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स में टैक्स सर्विसेज के रिगार्डिंग जो बात की गई है वो ये की गई थी कि एक क्लाइंट जिसको आप टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। और अगर आपका वो ऑडिट क्लाइंट है तो फिर उसको वो टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली व्हेन यू प्रोवाइड टैक्स सर्विसेज टू योर क्लाइंट, then two types of threats may be arise. Number one, advocacy threat and self review threat. ये दो तरह के थ्रेट हो सकते हैं। क्या आप अपनी ही बात को चेक कर रहे हैं, विच इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि मेरा ही काम है और मैं ही उसको रिव्यू कर रहा हूँ, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। और एडवोकेसी में यदि उसको एडवोकेट भी करूंगा जो मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए फिर हमें कोड ऑफ एथिक्स में बताया गया कि आपको काम किस तरह से करना चाहिए, काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए आपको सिस्टम को देखना चाहिए कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या आपको पता है उसका। जब आप उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उसके ऊपर अपना डिसीजन कैसे लेगी, असेसमेंट कैसे, ये सवाल है। ये चीजों को आपको देखना चाहिए। जिस क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस क्लाइंट के पास जो है उसके एम्प्लॉयज का कैलिबर कैसा है, उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कैसी है, रजीम कैसा है। अगर आप इन बातों पे मुतमिन हैं और आप समझते हैं कि इन फैक्टर्स को आपके कंट्रोल में है,
और आप इनको हैंडल कर सकते हैं, तो फिर उसके मुताबिक आप टैक्स सर्विसेज को क्या करें, प्रोवाइड करें। ये बातें अभी तक हमने की थी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोलता, बहुत स्लो, कोई ऐसा तो नहीं, पेस में तो नहीं आ रहा, ऐसा तो कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है। आप कोई ऐसी टर्म हो जो मैं छोड़ के चला जाता हूँ और आपको समझ नहीं आती। हर लफ्ज को, अंग्रेजी का जो लफ्ज या टर्मिनोलॉजी है मैं डिस्कस करता हूँ, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और सिलसिला भी अपना शुरू किया हुआ है कि हम कुरान की एक आयत जो है उसको भी इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे। कल हमने बात की थी सूरह फातिहा के अंदर कि अल्हम्दु, तमाम तारीफें और शुक्र जो है वो मेरे रब के लिए, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए। और जो रब है, जो पालने वाला है, जो नशुनमा करता है, उसने बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है। पालने वाला क्या है कि उसने हर चीज को अपनी परफेक्ट जगह पर रखा है। मेरी आंखें, मेरे दांत, आप देखो ना, आपके दांत जो है, आपके मुंह के अंदर हड्डियां हैं, एक कैंचियां लगी हुई है, आपकी जुबान चलती है, कितना जबरदस्त, ना उसको काटती है, ना उसको कुछ करती है, ना आपकी जो गाल है अंदर से किसी चीज को नहीं काटती। लेकिन अगर आप गोश्त इसके अंदर रखें तो उसको कीमा कीमा कर देती। आपके स्टमक के अंदर इतना तेजाब है कि अगर आप अपना ही हाथ डाल दें तो वो सारा गल के पानी बन जाए, लेकिन वो खुद उस मैदे को नहीं खाता। वो भी गोश्त का टुकड़ा है, उसको नहीं खाता। कैसी, यानी हर चीज आपके कान। तो ये है कि उसमें हम कहते हैं कि तमाम जहानों का क्या है। तो पहली बादशाह के सामने खड़े हैं ना नमाज पढ़ रहे हैं, तो बादशाह के सामने खड़े होकर पहले उसकी आपने तारीफ की। क्या बड़ी जबरदस्त आपकी पर्सनैलिटी है। आप इस दुनिया को, तमाम आलमों को, सूरज चांद, मेरे जिस्म को, और अर्रहमान रहीम, दूसरी क्या है कि आप में मैंने क्या होता है, रहमान ज्यादा और रहीम कॉन्टिन्यूस रिपीटेडली जो है वो आपके अंदर रहम भी मौजूद है। अगली हम अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं कि आप मालिक है, ये उर्दू का लफ्ज है। आप क्या है, मालिक है। यौम, दिन को कहते हैं। दैन, दीन जो है, दीन के दो मतलब आपको कुरान में मिलेंगे। एक तो दीन सिस्टम को कहते हैं, निजाम को कहते हैं। कुरान में जो है वो मजहब का लफ्ज मैंने नहीं देखा, दीन का ही आया। लफ्ज दीन का सिस्टम है। इस्लाम क्या है, एक, ये सिर्फ नमाज रोजा ज़कात जो है वो उसका नाम नहीं है कि सिर्फ आप नमाज पढ़ते जाए। अल्लाह ताला को सिर्फ यही मतलूब नहीं है कि आप मलवाटे बन जाए, जनाब माथे पे मेहराब हो और आप मस्जिद में बैठे रहें। एक पूरा सिस्टम है। माशियत कैसे चलेगी, लोगों का ख्याल कैसे करेंगे, हमसायों का कैसे ख्याल करेंगे, बहनों का ख्याल कैसे करेंगे, शादी ब्याह कैसे होगी, विरासत कैसे तकसीम होगी, पूरा एक कंप्लीट सिस्टम है। इस वक्त जो कुफार हैं उनको हमारे दीन से मसला है, हमारे मजहब से कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं मसाजिद बनाओ, बनवाटे बनो, जितनी इबादत करते हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं, सिस्टम होना चाहिए। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर जो है वो, यही तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। अबू जहल भी यही कहता है कि भाई आप अपने खुदा की इबादत करें, हमें अपने खुदा की इबादत करते हैं। ये जो आप हमारे खुदाओं के ऊपर बात कर रहे हैं, इससे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये ना आप प्लीज काम करें। तो ये दीन है। लेकिन यहाँ मतलब दीन का मतलब क्या है कि यौम जजा, यानी आखिरत के दिन अल्लाह क्या होंगे, मालिक होंगे। तो हम अल्लाह की तीसरी शान भी यहाँ बयान कर रहे हैं कि यार मैंने आपके पास आना है, उस दिन आपके पास सोल अथॉरिटी होगी, आपके पास हाकमियत होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि उस दिन जब आप मेरे पास आओगे तो आप बरहना हालत में मेरे पास होगे, आपके पास कोई कपड़ा, कोई सिफारिश, कुछ नहीं होगा। उस दिन फिर अल्लाह ताला पूछेंगे कि बताओ, आज बताओ, आ गए हो ना मेरे पास, बताओ आज हाकमियत किसकी है? तमाम इंसान कहेंगे कि यार आपकी है, आप कहार है, आप जबरदस्त हैं, आपके पास ताकत है। उस वक्त नवाज शरीफ अगर मेरा बड़ा करीबी भी होगा, कोई जर्नैल मेरा करीबी भी होगा, वो भी मेरे जैसा ही होगा, वो भी वरना हालत में खड़ा होगा, कोई बंदा किसी की सिफारिश नहीं कर सके। यानी ये तो होना ही है। ये तो 1947 में हमारे में से कोई भी नहीं था, 2090 में भी कोई नहीं होगा।
तो हम कहाँ से आए और कहाँ हमने जाना है। तो ये तीसरी चीज है जो हम अल्लाह ताला की नमाज में कहते हैं कि उस दिन का, मेरे उस्ताद हैं उस्ताद नुमान अली खान, उनको बड़ा मैं सुनता हूँ, उन्होंने फरमाया कि ये वाहद जो है वो हाकमियत है जो अल्लाह ने दिन के लिए, आज तक किसी भी बादशाह ने टाइम के ऊपर अपनी हाकमियत का दावा नहीं किया। वो मुल्कों के ऊपर दावत करते थे कि मैं इनका रब हूँ, मैं इनको कंट्रोल करता हूँ, मैं मालिक हूँ इनका। लेकिन वक्त के ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी जो है वो सूरह फातिहा में कहा कि मालिक यौमिद्दीन, मैं उस दिन का भी मालिक हूँ, वो दिन मेरे कंट्रोल में होगा। उस दिन जो शख्स कोई भी कुछ करेगा उसका उसको क्या दिया जाएगा, हिसाब दिया जाएगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुरान की एक आयत का सीखना 100 नवाफिल से बेहतर है। क्योंकि आप नफल जब पढ़ते हैं वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो भी बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर जो है एक इताअत पैदा हो, जिस्मानी इबादत हम पैदा करें, अल्लाह से बात करें। लेकिन जब कुरान को आप सीखेंगे, इसको जब आप समझेंगे, तो ये आपकी जिंदगी में तब्दीली लेकर आए, ये आपको सही रास्ते पर लेकर वो जाए। ठीक है, तो ये पहली 3 आयत अल्हम्दुलिल्लाह हमने खत्म की। कल से हम बात करेंगे कि अब हम अल्लाह ताला से कुछ दुआ करने लगे। अगली क्या शुरू होने लगी है, वो क्या दुआ करने लगे। देखें, तरीका तो यही है ना कि बादशाह के सामने खड़े हो डायरेक्टली। मैं किसी बादशाह के सामने जाऊं तो कहूँ जनाब ये मेरे मसाइल है, प्लीज हल कर दे, मैं बाहर चला जाऊँ। वो कहेगी यार क्या बेवकूफ आदमी। तो बादशाह के सामने खड़े होके क्या तरीकेकार होता है, तारीफ की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यार अब खड़े होके हाथ बांध ले है, यार आप बहुत अजीम है, आप इस कायनात को पालने वाले हैं, मुझे आपने बनाया है, अर्रहमान अर्रहीम, आपके अंदर बहुत रहम है और मुसलसल है, मालिक यौमिद्दीन, तो मैंने एक दिन आपके पास आना है और उस दिन आपकी ही बादशाहत होगी। राइट, फिर इसके बाद ये बात करने के बाद हम दुआ करते हैं। कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इससे क्या मुराद है कि नाबुदू का क्यों नहीं आया और न इय्याका नस्तईन में हमने पहले क्यों कहा कि सिर्फ तेरी ही। ये लफ्ज ऐसे भी हो सकता था, नाबुदू का ऐसे भी लफ्ज है कि हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन ये पहले क्यों आ गया सिर्फ तेरी ही, ये आया। तो इसको कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हम इसको एक एक आयत भी करें। देखिए ना, इतनी देर में 100 नफल तो नहीं पढ़ सकते। और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें जो है, एक बस्ती का वाकया आता है ना कि उसमें एक साहब थे, तो अल्लाह ताला ने कहा जिब्राइल अमीन को कि भाई जाके इस बस्ती को तबाह कर दो, इसमें मेरी जो है वो बहुत ज्यादा वो शुरू हो गई है, नाफरमानी शुरू हो गई। फरमाया कि यार अब इसमें एक बंदा है जो हर वक्त सजदे में रहता है, सिर्फ तेरी इबादत करता है, बस सबसे पहले इसको खत्म करना। जब इस बस्ती को खत्म करोगे तो इसको खत्म करना। ये दीन नहीं फैला रहा, ये सिर्फ अपनी इबादत में मगन है, बस इसको यही है। इसको जिस काम के लिए भेजा गया था, खलीफा बना के भेजा गया था। खलीफा कौन होता है, मैनेजर होता है। तो मैनेजर ही जनाब, मैं मैनेजर को रखूं और मैनेजर जनाब सारा दिन मेरी तस्वीर पढ़ता रहे। देखे ना, मैं मैनेजर को रखूं और मैनेजर अपने दफ्तर खोले, दफ्तर में आगे कहे जनाब इमरान साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इमरान साहब की क्या ही बात है, इमरान साहब आप बहुत अच्छे हैं, हर वक्त मेरी तारीफ करता रहे, मेरे कस्टमर मेरे क्लाइंट की केयर ही नहीं कर रहा। राइट, तो मुझे कहा जाए कि इस पूरे दफ्तर में मैं किसको फारग करूं, तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, इसको फारग कर। राइट, इसको मैंने, ये ठीक है मेरी तारीफ करे, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मालिक हूँ, लेकिन इसके बाकी काम सारे छोड़ के बैठा हुआ है साहब ये। तो ये चीज है। तो हमें ये भी करना है, एक मतवाजन हमारी लाइफ जो है वो होनी चाहिए। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो टैक्स सर्विसेज के ऊपर हमने बात की। डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, ये है सवाल हमारे एग्जाम का क्वेश्चन। और वो 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए। स्टूडेंट कहता है सर ऐसे बेटा लगा लूंगी, अगर आप लगा सकते हैं तो ठीक है। वो जो होते हैं वो, उनको आदत होती है वो रट्टा लगा देते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं अपने अल्फाज में इसको याद कर सकता हूँ तो डू दैट, यू कैन डू, आप इसको सारा याद कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या टैक्स रिटर्न जो है, मैंने बताया कि 2 तरह की सर्विसेज होती है, कल हमने बात की थी। एक डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग वगैरह की सर्विसेज और एक है
टैक्स रिटर्न बनाना। टैक्स रिटर्न में क्या है कि आप उसको कहते हैं और वो बना के एक थर्ड पर्सन को यानी एफबीआर को जमा करवाई जाती है। उसके ऊपर क्या चीज है, दो अलग अलग चीजों को अलग एग्जाम में जब सवाल आए तो अलग देखना है कि मेरे से पूछा क्या जा रहा है। प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज डज नॉट यूजुअली क्रिएट थ्रेट। इससे कोई थ्रेट क्रिएट नहीं, क्योंकि मेरे काम को तीसरे बंदे ने चेक करना है। तो इसलिए पाकिस्तान में जितनी भी ऑडिट क्लाइंट्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि टैक्स का काम हमें ये दे, उनकी रिटर्न फाइल करें, उनकी डायरेक्टर्स की रिटर्न हम फाइल करें। टैक्स रिटर्न किसको कहते हैं? वो डॉक्यूमेंट रिटर्न, वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एक टैक्स पेयर अपनी इंफॉर्मेशन एफपीआर को प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं? टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न के लिए सबमिट करने का लफ्ज इस्तेमाल होता है या फाइलिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है? फाइलिंग का। इसके लिए जमा सबमिट का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। ये बात आपने ज़हन में रखी। जब को बोले टैक्स रिटर्न तो क्या बोलेंगे? फाइलिंग। और डॉक्यूमेंट के लिए नॉर्मली फर्निश का लफ्ज इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन के लिए, या डॉक्यूमेंट के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? फर्निशिंग। तो फर्निश करें, ये लॉ के अल्फाज है। फर्निश करना इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट फर्निश करो। रिटर्न के लिए फाइलिंग, आम अल्फाज में आप क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? मैंने फॉर्म सबमिट किया, तो टैक्स रिटर्न के लिए क्या बोलेंगे? मैंने फाइल किया। तो कहता है कि अगर आप करेंगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज इन्वॉल्व, इसमें क्या चीजें शामिल है? असिस्टिंग क्लाइंट, क्लाइंट की मदद करना विद देयर टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन बाय ड्राफ्टिंग एंड कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन। अपने क्लाइंट किसको कहते हैं? कस्टमर। और फिर आप में जो शख्स चीजें बेचता है वो कस्टमर का लफ्ज इस्तेमाल करता है, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कस्टमर की बजाय क्या बोलता है? क्लाइंट। बिजनेसमैन और प्रोफेशनल में यही फर्क होता है। बिजनेसमैन कहेंगे तो इसका मतलब ये कुछ चीजें बना के बेचता है, और प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये दो फर्क होते हैं। तो असिस्टिंग, असिस्ट करना यानी मदद करना अपने क्लाइंट की विद देयर टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, ताकि अपनी रिटर्न की जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर सके। बाय ड्राफ्टिंग एंड कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन, ड्राफ्ट करें और उस इंफॉर्मेशन को क्या करें? इकट्ठा करें, कंपाइल करके। जब कंपाइल भी, मैंने बिजली का रिटर्न में तो लिखा होगा पूरे साल के बिल बताए, तो आपके बिजली के सारे बिलों से इंफॉर्मेशन लेंगे ना बिल्स के ऊपर, वो बिल्स के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसको कंपाइल करके जमा करना है। इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू required to be submitted to the applicable tax authority। तो कितने काम करता है? असिस्ट करता है अपने क्लाइंट को किन में? रिटर्न को ड्राफ्ट करने में, इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने में, और टैक्स ड्यू को कैलकुलेट करने में। तीन काम करता है। नंबर टू, एडवाइजिंग ऑन द टैक्स रिटर्न ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडिट क्लाइंट टू द टैक्स अथॉरिटी। और अगर टैक्स अथॉरिटीज को नोटिस भेजते हैं, कोई चीज पूछे, तो उसका रिप्लाई भी बना के देता है। देखिए, पहले मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ये मेरा स्टेप 1 था। तो वो रिटर्न जमा हो गई। रिटर्न जमा होने के बाद हो सकता है कि टैक्स अथॉरिटीज, एफबीआर वाले, कमिश्नर जो इनलैंड रेवेन्यू है, वो आपको क्या करे? कोई चीज भेजे कि भाई ये इसका जवाब दे। तो फिर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे उसका रिप्लाई भी देते। तो पहला है रिटर्न की प्रिपरेशन, और दूसरा क्या है? कम्युनिकेशन to the tax authorities, right? You are replying to the tax authorities for the additional information। ये दो काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि टैक्स रिटर्न क्या प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं, तो आप कहेंगे यस, ठीक है। जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि दे कैन प्रोवाइड द टैक्स रिटर्न, देयर इज नो थ्रेट ऑन देयर हेड्स। अगर आपसे पूछा जाए टैक्स रिटर्न में किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय अ प्रैक्टिशनर to the tax client। Number one, assisting
ठीक है, उसको असिस्ट करता है। नंबर टू, उसकी कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, उनकी और उसके टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान क्या करता है, एडवाइस करता है, उसकी कम्युनिकेशन वो बनाता है। ठीक है जी, ये इसको पढ़ लीजिएगा कि टैक्स होती क्या है। Tax return preparation services are usually based on historical information. Historical mean आप अगर 30 सितंबर को है तो आप पिछले पूरे साल की इंफॉर्मेशन यहाँ जाके जमा करा, इसको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं, पिछली जो, and principally involve analysis and presentation of such historical information under existing law. ये सिर्फ बता रहा है कि रिटर्न होती क्या है। वैसे रिटर्न के अंदर हम तमाम इंफॉर्मेशन कंपाइल करते हैं, ये ऊपर भी हम बता चुके हुए हैं। आप इतनी बात याद रख लेंगे तो ठीक है, दो चीजें हमें क्लियर होगी। इस ओके, यस सर। दोबारा बताइएगा कि टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए क्या कौन से फैक्टर हैं जो हमें जहन में रखने चाहिए। शाबाश, कौन कौन से, वो किस तरह का काम मुझे दिया जा रहा है, उसकी नेचर को सबसे पहले देखें। और अगर मुझे समझ नहीं आई छोड़ दें। और एक्सपर्टीज, वो जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ उसके जो मुलाजम है उनके पास किस तरह की एक्सपर्टीज है, क्या वो मेरी इंफॉर्मेशन को समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे, ऐसा होता है। देखे ना, हम ऑडिट में दरमियान में मेरा बॉस मेरे से पूछता था, इमरान क्या स्टेटस है आज। ठीक है, तो मैं आगे से ये नहीं कह रहा था सर आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह मैंने नाश्ता किया है और इस वक्त चेयर पे। मुझे उसकी बात की समझ आ रही थी कि स्टेटस से मुराद पूछ रहा है कि जो जिस काम पे तुम्हें भेजा है वो कितना हो गया और कितना रह गया है और तुम्हारा स्टाफ किधर है। तो मैं कहता था कि सर हमने जो है वो तकरीबन 40% काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, इस वक्त हम इस लेवल के ऊपर हैं और आज हम ये टारगेट कंप्लीट करेंगे और हम जो है वो 15 तारीख तक इसको कंक्लूड करके आ जाएंगे। हमने डायरेक्टर से टाइम ले लिया हुआ है, इंशाल्लाह मीटिंग होती है तो फिर हम आपको 1 मिनट के अंदर हम पूरी बात कंप्लीट कर दें। थैंक यू, ओके, मेरी को जरूरत है, मैंने कहा नहीं बता देंगे, ओके। तो ये है कि मैं जब उसके अपने क्लाइंट को बात करूं और उसे कहूं कि यार रिटर्न ओपन करो, तो वो आगे से पूछे क्या ओपन करूं। ठीक है, मैं कहूँ फिर उसे बताऊं यार वहां जाओ, यहाँ क्लिक करो, ये करो, यहाँ ओपन करो। फिर मैं कहता हूँ यार यहाँ तुमने कितना कैपिटल शो किया है जी, मैं कहाँ जाके देखूं, तो मेरा सर खा लेगा ना वो। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसकी एम्प्लॉयज की एक्सपर्टीज क्या है और वो किस नेचर का काम है, टैक्स रिजीम कौन सा है जिसके अंदर ये चल रहा है। ये चार चीजें पूरी करनी है। अच्छा जी, अब ये जो एरिया है, अगली लास्ट बात आ गई, टैक्स कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता क्या होती है आपको, क्या होती है, क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है जो किसी अकाउंटिंग की पढ़ी आपने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग नेगेटिव नोट्स, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। उसी का आप ऑडिट कर रहे हैं और उसके अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज होती है टैक्स की, डेफर्ड टैक्स की और करंट टैक्स, उसकी बात की जा रही है कि क्या आप टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्री, क्योंकि इसका ही आपने बाद में ऑडिट करना है। सही है, हर क्लाइंट के लिए प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ये करंट और डेफर्ड टैक्स मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। या मेरा ख्याल एडवांस अकाउंटिंग के अंदर या FAR 2 जिसे आप कहते हैं उसमें जाके पढ़े। करंट टैक्स होता है कि इस साल का मैंने कितना टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, जिसकी आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं, वो करंट टैक्सेशन होता है। डेफर कहते हैं किसी चीज को डेफर करना, पेमेंट डेफर हो गई है, पेमेंट आगे चली गई है। तो होता क्या है कि जब आप अपने असूल अप्लाई करते हैं IFRS के, लेकिन आपने करना क्या होता है कि आपने अकाउंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक अपने अकाउंट्स को बनाना होता है।
उससे होता क्या है कि बाज़ औक़ात आपको कुछ बेनिफिट्स आज जो मिलने होते हैं, चूंकि अपने अकाउंट्स आपने अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं, वो नहीं मिल पाते लेकिन मिल जाने होते हैं। क्या होते हैं? वो परसेंटेज में कोई फर्क आ गया। मिसाल है कि आप डिप्रिसिएशन ले रहे हैं 10%, टैक्स वाले आपको दे रहे हैं 30%। ठीक है, वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, तो आपका बेनिफिट क्या हो रहा है, लेकिन आपने अपने अकाउंट्स कैसे बनाए हुए हैं? अकाउंट स्टैंडर्ड के मुताबिक। उलट भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंस आता है ना, ये रिजेक्ट नहीं होता, बल्कि इसने आपको अगले सालों में या फायदा देना होता है या नुकसान देना होता है। तो वो जो टैक्स का होता है ना, उसको आप अगले सालों में ले जाते हैं। ये होता है डेफर्ड टैक्स का। फॉर एन ऑडिट, तो प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन को तैयार करना करंट और डेफर्ड के लिए फॉर एन ऑडिट क्लाइंट, for the purpose of preparing accounting entries that will subsequently audited by the firm, creates a self review thread। ये है चीज। सबसे पहला सवाल कि क्या मुझे अपने क्लाइंट के लिए करंट और डेफर्ड टैक्स की काम लायबिलिटीज को करना चाहिए या नहीं। तो लॉ हमें कहता है, कोड ऑफ एथिक्स हमें ये कहते हैं कि यस, you can do, but keep in mind that by providing these kind of services, a self review threat will be created। आप अपने ही काम को चेक करने जा रहे हैं, ये थ्रेट क्रिएट होगी। अब इसके ऊपर सवाल ये भी एग्जाम में हो सकता है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट कैसे क्रिएट होगी, राइट? क्या टैक्स रिटर्न को फाइल करने से होगी? आप कहेंगे नहीं, टैक्स रिटर्न फाइल करने से सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो है वो क्रिएट नहीं होती। कैसे होती है? कि व्हेन यू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू योर क्लाइंट फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ द एंट्रीज which shall become part of your financial statements। जो आप ही का काम है, आप खुद चेक करने जा रहे हैं, फिर ये क्रिएट होगी। कहता अगर ये क्रिएट हो जाए तो इन एडिशन टू द फैक्टर्स इन पैरा 6 अबव, अ फैक्टर दैट इज रेलेवेंट इन इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ द थ्रेट। कहता ये जो ऊपर आपने पढ़े हैं, ये इसका असल में 6.1, ये वाला, ये इसका नाम था 6.1, ये वाला। कहता है ये जो चार फैक्टर आपने ऊपर पढ़े हैं ना, ये भी आप कंसिडर करेंगे जब आपसे कहा जाए, क्योंकि ये है ही उसके लिए ना जो मैंने आपको बताया। When preparing such calculation is whether the calculation might have a material effect on the financial statement। यानी वो चारों बातें अगर आपसे पूछा जाए कि what factors are relevant to see whether there is a review self review threat or not, तो वो चारों आप लिखेंगे और एडिशनल एक लिखेंगे कि whether it has a material effect or not। ये मटीरियल इफेक्ट क्या होता है और इमटीरियल इफेक्ट क्या होता है? ये ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके होने या ना होने से आपके डिसीजन में फर्क पड़े, जिसके होने या ना होने से आपके, उसको मटेरियल इंफॉर्मेशन कहा जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। पास पर उस अमाउंट का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं एक जीएम की जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो ये बात कि मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, ये इमटेरियल है। उसके लिए ये मटेरियल, मेरी डिग्री, मेरा एक्सपीरियंस, ये मटेरियल है। लेकिन मैं शादी करने जा रहा हूं, तो अब ये बात मटेरियल है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं या नहीं। तो मटेरियल होती है जो, इसको कहते हैं द इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट इफेक्ट्स द यूजर डिसीजन। अगर ये यूजर के डिसीजन को इफेक्ट कर रही है तो फिर वो इंफॉर्मेशन क्या है? मटेरियल होगी। समझ आ गई है? क्या यहां से हमें पता चला कि अकाउंटिंग एंट्रीज की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या देखना पड़ेगा आपको कि इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेड तो होगी ही होगी, ये तो शक वाली बात नहीं है। अब इसको देखना ये है कि उन फैक्टर्स को कंसीडर आपने करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वहां पर एम्प्लॉइज कौन से हैं, वो एंट्रीज की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा, और क्या वो मटीरियली इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, वेदर द इंफॉर्मेशन, राइट, materially affects the financial statements or not। अच्छा जी, अब आखिरी जो बात उसने की है हमारे सिलेबस में, उसने कहा कि आप क्लाइंट भी, फिर आप देखेंगे कि आपका क्लाइंट कौन सा है। एक ऐसा क्लाइंट है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, और एक ऐसा क्लाइंट जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है।
ये बात उसने 3-4 दफा एग्जाम में पूछी हुई कि आप जब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज कौन सी होती हैं जिसमें अवाम का पैसा लगा हुआ हो। जैसे इस वक्त निशात है, पैकेजेस है, ये कंपनियां हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर आप नॉट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में आ जाएं, इजहार प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं जिसमें लोगों ने खुद ही अपनी फैमिली ओन्ड बिजनेसेस भी जिनको कहा जाता है, ये है। तो उसमें क्या है, एग्जाम्पल्स of action that might be safeguards to address such self-review threat when audit client is not a public interest company। ऊपर हमने बात क्या की थी कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा। अब क्या बात करने जा रहे हैं कि जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, مثلا आप समझें कि अगर ये पॉइंट ए था तो ये क्या होगा, A1 और ये होगा A2, इस तरह से होगा। यानी उसी की आगे कंटिन्यूएशन है, हेडिंग दे दी गई है लेकिन कंटिन्यूएशन है कि अगर आप एक ऐसी एंटिटी को जो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है उसको जब सर्विसेज प्रोवाइड करें तो क्या सेफगार्ड्स रखने चाहिए। सवाल सुनिएगा क्या पेपर में इसमें आया हुआ है कि व्हाट फैक्टर्स यू शुड कंसीडर व्हाइल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एन एंटिटीज व्हिच इज नॉट पब्लिक इंटरेस्ट व्हिच इज अ पब्लिक इंटरेस्ट। तो क्या सेफगार्ड रखेंगे, क्या एहतियात, यानी अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस आप लेंगे जहां सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो चुकी है। थ्रेट आप देखिए, जहां थ्रेट नहीं है वहां तो सेफ गार्ड लेने की जरूरत नहीं है। यानी अभी आप देख रहे हैं मैंने हेलमेट पहना हुआ है सर के ऊपर क्योंकि थ्रेट नहीं है ना। तो कल मैं आ जाऊँ अपने सर के ऊपर मैं हेलमेट पहन के आ जाऊं तो क्यों मैं पहनूंगा, कोई खतरा होगा, आपसे खतरा होगा कि आप मुझे मारेंगे। जैसे नेपाल में हुआ ना, तो देखा ना उनके पॉलिटिशियन थे, कपड़े थे नहीं, हेलमेट उसने सर पे पहना हुआ था, कितना लोगों ने उसकी इज्जत अफजाई की। लेकिन उसे पता था कि सर बचाना है मैंने, क्योंकि इसी से तो मैं चलता रहा, यही तो दिमाग था जिससे मैंने इतनी हरामदगी की है। तो लिहाजा उसको उसने बचाया हुआ था। लेकिन नॉर्मली तो बंदा नहर में हेलमेट पहन के जाता है, लेकिन आपने कहा वो नहर में पहन के फिर रहा था क्योंकि अब उसे थ्रेट थी कि अब जो है ये मुझे मारेगा। जी, तो सेफ गार्ड है कि क्या, यूजिंग प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स टू परफॉर्म द सर्विस। आप अपनी ही फर्म से उन लोगों को, मसलन अगर हमीद जो है और बकर जो है ये दोनों ऑडिट कर रहे हैं तो ये एंट्रीज जो है वो आप रशीद से करवाएं, हमीद और बकर से ना करवाएं। हमीद और बकर ने ऑडिट करना है तो आप अपनी ही फर्म में किसी और प्रोफेशनल से कहें कि यार तुम ये काम करो, ताकि तुम्हारा काम कम से कम ये वाले तो चेक करे ना। ठीक है, यानी हमीद और बकर उसकी तैयारी ना, उसकी ये सर्विसेज प्रोवाइड ना करें। तो पहला है यूजिंग प्रोफेशनल्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम। Number two, having an appropriate reviewer who was not involved in providing services review the audit work of the service performed। अगर हमीद और बकर ने एंट्रियां तैयार की हैं तो ये ऑडिट करें ये, लेकिन जो अकाउंटिंग एंट्रीज का जो ऑडिट करना हो फिर वो रशीद जाके करे। समझ आ रही कि नहीं भाई, या तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाई है उसके अंदर ये वाला जो काम है ये आप कहेंगे कि आप नहीं करें। अगर मेरा क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे ये वाला काम आप करके दें तो आप अपनी ऑडिट टीम से नहीं करवाएं, किसी और से करवाएं और ऑडिट टीम इसको रिव्यू करे। और अगर ऑडिट टीम ने ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है तो फिर उसे कहें कि तुम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट तुम करोगे लेकिन इस एरिया का ऑडिट कौन करेगा, रशीद। मकसद कहने का कि ऐसा बंदा रिव्यू करे जिसने ये बनाई नहीं। लेकिन अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है जिसमें अवाम का पैसा लगा हुआ है, a firm or network firm shall not prepare tax calculation of current and deferred tax liabilities for an audited client that is a public interest company। बस बात खत्म हो गई। अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है तो फिर सेफ गार्ड भी काम, फिर आपने काम करना ही नहीं। इस ओके, कोई समझ आ रही, फिर आपने ये काम करना ही नहीं है। दोबारा मैं आपको बता देता हूं
कि हमारी 3 तरह की चीजें जो है इस वक्त हमारे सामने वो आई है। हमारी सबसे पहले आती हैं सर्विसेज, कि किस तरह की सर्विसेज है। ये है आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स। आई कैप कोड ऑफ एथिक्स। तो सर्विसेज किस तरह की हैं? एक है टैक्स सर्विसेज, यानी एंट्रीज की, और एक है ये भी, लेकिन ये किसकी है? अकाउंटिंग एंट्रीज की है। और एक है रिटर्न को फाइल करने की, ये भी टैक्स की ही है। इसके लिए आपकी कंपनी पब्लिक है या नॉट पब्लिक है? गो हेड, आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ थ्रेट नहीं है, यहाँ सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं है। सही हो गया। आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, नो इश्यूज। लेकिन अगर आपने एंट्रीज करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको 4 तरह की फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, यस, यहाँ पर मौजूद है। और अगर ये नॉट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है या ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के लिए आप ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। और अगर ये नॉट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप किसी प्रोफेशनल से ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, जो आपकी ऑडिट टीम का हिस्सा ना हो, या उसका जो रिव्यू है वो किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से करवा लें, अपनी फर्म से या बाहर किसी से भी करवाया जा सकता है। ये था टोटल आई कैप के कोड ऑफ कंडक्ट का, जो हमारे सिलेबस में शामिल है। जी। सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है कि मेरा ही काम है, मैं ही उसको चेक कर रहा हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर, मैं घर बनवाता हूँ एक शख्स से, और उसे कहता हूँ कि अब मैं चेक करवाना चाहता हूँ इस घर के अंदर जो मटेरियल तुमने मेरे से कमिट किया था वही इस्तेमाल किया है, जो तुमने आयरन रॉड्स कहे थे, बजरी कही थी, ग्रेवल जो भी था तुमने वही इस्तेमाल किया है। तो वो कहता, सर मेरे पास एक बंदा है, अब वो दे दूं आपको, वो चेक कर लेगा। आपका क्या ख्याल है? मुझे, मेरे ऊपर थ्रेट आ गई कि नहीं? उसके ऊपर थ्रेट आ गई कि नहीं? कि वो मालिक जिसने मेरा घर बनाया है, अब वही दोबारा उसी का बंदा मेरा काम चेक करने जा रहा है, तो क्या करेगा? डंडी मारेगा, अपने काम को तो गलत नहीं कहेगा। तो उसके लिए लॉ ने कहा कि जब ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो जाए, तो आप जिस ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है उसका काम ले सकते हैं। उसकी 2 शर्तें, उसका काम ले सकते हैं, लेकिन अब मेरा घर है, मैं रिव्यू करवा रहा हूं, पब्लिक का पैसा, तो मैं इस बंदे से सर्विसेज ले लूंगा और वो भी मुझे सर्विसेज दे सकता है। लेकिन उस बंदे को अब चाहिए कि जिन लोगों ने ये घर बनाया है ना, उसके अलावा किसी और से कहे कि यार तुम चेक करके साहब को बताओ कि ये काम ठीक हुआ या नहीं हुआ। समझ आ रही है? ये है क्लियर। लेकिन अगर इस घर के अंदर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो ध्यान कीजिएगा, ये समझे कि ये इमारत असेंबली की है या ये मस्जिद बन रही है, ये क्या बन रही है, तो उस ठेकेदार को कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें ये कहें कि तुम ही इसकी रिव्यू रिपोर्ट दो, तो तुमने नहीं देनी, क्योंकि ये जो बंदा तुम्हें अपॉइंट कर रहा है, इसका पैसा नहीं है, इसके अलावा अवाम का पैसा भी लगा हुआ है। अब समझ आई? तो इसलिए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहा जा रहा है, प्रैक्टिशनर्स को कहा जा रहा है कि जहां पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो, वहां तुमने अपने ही काम को करके अपना काम नहीं करना। ठीक है, इनको कहें खुद करें, मैं सिर्फ रिव्यू करूंगा।
क्लियर होगी बात? और कुछ चीज? अच्छा, अब जरा इसके पास पेपर को जरा देखते हैं कि एग्जाम में इसके ऊपर क्या क्या चीज आई हुई। कहते हैं जी, एबीसी लिमिटेड कंपनी, एबीसी लिमिटेड एंड ऑडिट क्लाइंट हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू प्रिपेयर करंट एंड डेफर्ड टैक्स वर्किंग। ये एग्जाम में सेम आ चुका है आई कैप के एग्जाम। For the purpose of preparing accounting entries that will be reviewed by your firm at the time of audit, ABC Limited is not a public interest company. सही है। Situation 2. ABC Limited is an audit client has requested firm to prepare the deferred tax for the purpose of this. ABC Limited is a public interest company. Requirement क्या है? With reference to the ICAP Code of Ethics, what are the threats presented by the event described above? इन दोनों के अंदर वो सबसे पहले कहता है कौन सा थ्रेट क्रिएट हुआ है। नंबर 2, also comment upon the safeguards to be taken to reduce the said threat. राइट, इसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, कुछ सांप एक मुंह वाले होते हैं, कुछ दो, कुछ तीन मुंह वाले सांप होते हैं। तो ये जो सांप, असल में हमने एग्जाम में 8 सांप मारने हैं, और बाद सांपों के बच्चे भी होते हैं, बाद सांपों के बच्चे भी होते हैं, बच्चों को भी इस पूरी फैमिली को मारना होता है। सांप से मुराद यहाँ क्वेश्चन। तो सांप का एक मुंह होने से मुराद है कि उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, सांप के दो मुंह होने से मुराद है उसकी दो रिक्वायरमेंट है। आप दोनों को अलग अलग मारेंगे, उसके हर हिस्से को, बात एग्जामिनर आपको पार्ट को अलग करके बताएगा, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, बात वो एक ही लाइन में दो हिस्से बता देगा। तो ये जो सवाल पूछा गया, ये दो चीजें पूछी गई है और अलग अलग आपने जवाब दिया। सबसे पहले बताना है कि इसमें कोई थ्रेट क्रिएट हो रही है या नहीं, बताएं कौन सी। अब ये बताएंगे, ठीक है, विद रेफरेंस टू द आईकैप कोड ऑफ एथिक्स, a self-review threat is created when a practitioner provides current and deferred tax services to its client। ये इसका जवाब यही है, इसका जवाब। फिर कहता है जी, ऑल्सो कमेंट अपॉन दी सेफ गार्ड, वो सेफ गार्ड बताए जो लेने चाहिए। अब सेफ गार्ड आपको सिचुएशन 1 में अलग बताना पड़ेगा, 2 में अलग बताना। तो 1 में क्या आप बताएंगे सेफ गार्ड कि while providing services, आपको 4 लाइनें पहले लिखनी है। While providing current and deferred tax services to an entity which is not a public interest, right? You have to consider the complexity of the transaction, right? The level of the employees, the tax regime is involved, and the response of the tax authorities। ये 4 चीजें आप बताएं, ठीक हो गया। फिर बताएंगे after that you have to make sure that whether it has a material effect or not। फिर बताएंगे in this case, right, review should be taken by a person who is not a part of the audit team। और दूसरा, or an independent reviewer may be appointed to review the entries। ये पूरा जवाब होगा सिचुएशन 1 का। सिचुएशन 2 के अंदर आप बताएंगे कि these types of services should not be provided as per the guidance provided by the ICAP code of, जिसके अकॉर्डिंगली आप ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? ये इसका जवाब है, इसको खुद भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, सिचुएशन 2 में इतनी लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना टाइम होता है हमारे पास कि हम इन चीजों को देख सकें। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है जी, बिलाल अजहर एसीए इज मैनेजर टैक्सेशन एट अ लार्ज फर्म। अच्छा, नीचे देखिएगा, रिक्वायर्ड को पहले पढ़ा करें ताकि अपना स्कोप सेट करें, विजन सेट करें कि कहां जाना है। Briefly discuss how Badr Ali may be in breach of fundamental principles of ICAP code of ethics। Also, Badr, कहता जी बदर अली जो है वो किस तरह से ICAP के कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है। Also state the potential threat that Bilal Azhar may face in the above circumstances and how should we respond। और ये भी बताएं कि बिलाल अजहर जो है, दो लोगों की बात की जा रही है,
एक कुछ गलती कर रहा है और दूसरा कोई थ्रेट फील कर रहा है, कहता है उसको कैसे करना चाहिए। ये दो बातें हमने करनी है, तो इसका ये भी, इसके भी दो पार्ट है, पार्ट वन एंड पार्ट। Bilal is a manager taxation at a large tax consultancy firm and reports to Badr Ali। ये क्या है, बॉस है, और ये क्या है, असिस्टेंट है, एम्प्लॉई है उसका। FCA, who is one of the partner of the firm। Bilal Azhar is presently engaged in the preparation of the income tax return of Digital System Limited। ये इनका क्लाइंट है, इनको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। During the review of the tax working, he discovers that DSL has charged certain expenses against which no supporting documents are available। उन्होंने ऐसे खर्चे डाल दिए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, हवाई खर्चे डाल दिए हुए। He brings this matter to the attention of the brother। वो अपने बॉस को बताता है कि सर ये रिटर्न के अंदर उन्होंने खर्चे डाल दिए जो जाली है, फेक है, जिनका पता नहीं है। ठीक है। Who has responded him that since this is not an audit engagement, it is not our responsibility to highlight such matter। कहता है कि ये हमारा मसला नहीं है, ना ये हमारा ऑडिट क्लाइंट है, जो करता करने दो, चला दो इसे। पंजाबी में कहते हैं टपा दो बस, ठीक है यार, चलने दो, टपा करो यार, क्या है हमने इसका क्या करना है। कहता बताए कि बदर अली जो है, क्या ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट को ब्रीच कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो किस कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कर रहा है। एक प्रैक्टिशनर को क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए ना सीरियस। तो ये क्या कर रहा है, इसकी ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है उसका, ये वो ब्रीच कर रहा है इन चीजों का। और जो उसका असिस्टेंट है उसको क्या करना चाहिए, उसको उससे हायर अथॉरिटी को बताना चाहिए कि भाई ये बंदा जो मेरा बॉस है ये गलती कर रहा है। देखिए प्रैक्टिकली आप कहेंगे सारा ऐसे होता नहीं होता, प्रैक्टिकली तो ऐसे नहीं होता ना, तो मैं अपने बॉस की शिकायत लगा रहा हूँ किसी को, मुझे क्या पता मेरा जो ऊपर बॉस बैठा है वो उसी के साथ मिला हुआ है, तो वो दोनों मिलकर मुझे कूटेंगे, फर्म से निकाल देंगे। आजकल तो यही होता है कि यार इसके अंदर बड़ी सच्चाई है। वो एक हमारे थे ना इधर साहब, कराची एयरपोर्ट के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से एक ट्रक निकलता है, और वो ट्रक जो है वो अफगानिस्तान जाता है, वहां अनलोड होता है और फिर वापस आ जाता है। अब वो सब सोचते हैं कि यहाँ से अगर ट्रक कराची से चले अफगानिस्तान में, वहां से वापस आए, तो इसको कम से कम 21 दिन लग जाते हैं। वो देखता है वीडियो के अंदर, CCTV में, कि वो चौथे पांचवें दिन ट्रक वही सेम खड़ा है। उसके डॉक्यूमेंट्स देखता है सॉफ्टवेयर में जाकर, पता चलता है ये अफगानिस्तान से वो है। कहता है 21 दिन को उसको जाने में लग रहे थे, इतना ये तो महीने से पहले पर तो किसी सूरत में वापस नहीं आ सकता, तो ये फिर चौथे दिन खड़ा, और उसके डॉक्यूमेंट क्लियर है, अफगानिस्तान से भी क्लियर है, पाकिस्तान से भी क्लियर है, सब साइन हुए हुए कि जी हाँ ये आया है, इतना माल इसने उतारा है और ये वापस आ गया है। उसने उसको बुलाया तो पता चला कि ऐसा तो यहाँ धंधा चल रहा है, क्योंकि ये आगे सेल्स टैक्स में हम जाके पढ़ेंगे कि ये सिलसिला होता है कि जब आप पाकिस्तान से माल बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सेल्स टैक्स आपका रिफंड हो जाता है। तो रिफंड लेने के लिए वो क्या करते थे, यहीं से माल उठाते थे, कराची में ही भेज देते थे, और उसका सारा सेल्स टैक्स रिफंड ले लेते थे, और सारे लोग मिले हुए थे आपस में। सर तो सर मेरा अगर 5 करोड़ का सेल्स टैक्स बच गया है, मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं अगर कोई 1 करोड़ रुपया 50 लाख बांट भी दूंगा तो क्या है, तो ट्रकों के रेट लगते थे। अब उसने क्या किया, तो उसने फौरन ये बात जो थी वो अपने हाई एप्स को बताई कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा जी मैंने डर गया, ये तुमने बड़ा अच्छा पकड़ा था, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, उसको नौकरी से फायर कर दिया। समझ आ रही नहीं, जब तुम तो फायर हो, यू आर मिसफिट, आप इस सिस्टम में फिट नहीं हो। तो ये चीज भी होती है प्रैक्टिकली।
तो ये मीठी मीठी बातें आपको किताबों में मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है उसका, ये देखें, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनली उसका वो ठीक नहीं है और उसकी इंटेग्रिटी इन क्वेश्चन आई हुई है। प्रोफेशनल उसका बिहेवियर जो है वो मिसकंडक्ट कर रहा है, उसका प्रोफेशन उसको ये इजाजत नहीं देता कि मार्केट का दर्जा। दूसरा क्या है, integrity. This principle imposes an obligation on all chartered accountants to comply with the relevant laws and regulations and avoid any action that discredit the profession. ऐसा काम ना करें जो आपके प्रोफेशन को क्या करे, डिस्क्रेडिट करे, उससे अवॉइड करना चाहिए। Badr has breached the fundamental principles of professional behavior as his proposed suggestion in respect of ignoring the law. उसने ये ब्रीच किया है कि प्रोफेशनल बिहेवियर के खिलाफ जा रहा है। यार ये तीन ऐसी आपने चला दी है, एक आध बंद कर। Integrity. The principle of integrity imposes an obligation on all chartered accountants to be straightforward and honest होना चाहिए अपने प्रोफेशनल कंडक्ट, और वो यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं। तो बिलाल के पास क्या है, बिलाल में फेस इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट होती है नौकरी से फारग करना। हमारे इस वक्त पुलिस वाले जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो क्यों हमें कूटते हैं, नौकरी है। ऐसे लोग कहते हैं आके कि यार हम क्या करें, हमारा दिल नहीं करता आवाम को मारने को, ये भी हमारे भाई है, लेकिन क्या करें, नौकरी है, चले हम भी जरा कूट छूट देते हैं, कोई बात नहीं, इसके भी हमें पैसे मिलते हैं। तो फिर अवाम भी बात यही करती है आगे से, वो भी थोड़ा बहुत हाथ अपना सीधा कर लेते हैं, लेकिन दोनों को ये एहतियात करनी चाहिए। तो पहले क्या है कि उसको इंटिमिडेशन थ्रेट है वो फेस करना पड़ सकती है। सेम गार्ड क्या है कि वो बदर को कन्विंस करे सबसे पहले कि यार ऐसा ना करें सर, गलत कहा, नमाज पढ़ा करें, अल्लाह को याद करें, सारा दिन जनाब आप टोन रहते कोई ख्याल करें, उसको परसुएड करें। परसुएड क्या होता है, परसू करना, कायल करना, उसको कायल करने की कोशिश करें, उसको कोड ऑफ एथिक्स तोहफे में दे, उसे पढ़े सारे इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अल्लाह रसूल का वास्ता दे। कंसिडर इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज लाइक सीनियर पार्टनर। अगर ये ना बात आए तो अगला स्टेप क्या है, सीनियर पार्टनर से बात करें कि ऐसे फारग कर दे या मुझे फारग कर। रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट द गिवन प्रपोजल, कहे जी मैं ये काम नहीं कर रहा। फिर अगर ना बाज आए तो कहे जी मैं बरात हूँ मेरी इससे, मैं नहीं कर रहा। लीगल एडवाइस ले उनके खिलाफ, लीगल एडवाइस ले ले, कैसे इन केस थ्रेट कुड नॉट बी रिड्यूस कंसीडर रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब। सारा झूठ है, राइट, बहुत ही। बहरहाल ये लिख देना आपने ना कि अपने दिल पे पत्थर रख के सारा काम आपने कर देना कि जी ये वाला काम एंड पे ऐसे काम से क्या करें, रिजाइन कर दे कि जी मैं ये काम नहीं कर रहा। सही है जी। ये था जी हमारा आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स। क्या समझ आई, थोड़ा सा रिवाइज करें जरा इसे। आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स, तीन लोगों के हमने एथिक्स पढ़ी है, ठीक है। किस तरह की चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, अकाउंटिंग की या टैक्स रिटर्न की। टैक्स रिटर्न से क्या कौन सी थ्रेड क्रिएट होती है, कोई भी, राइट। और टैक्स रिटर्न की कौन सी सर्विसेज होती हैं, दो तरह की। टैक्स सर्विसेज जो अकाउंटिंग एंट्रीज की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए चार फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। और फिर अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है तो उसको कोई सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड नहीं ना करे, और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी नहीं है तो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बात भी समझ आ गई। और उसके अलावा एक प्रैक्टिशनर को इंटेग्रिटी को कंसीडर करना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर को, ड्यू केयर को, ऑब्जेक्टिविटी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को, इन चीज़ों की केयर करनी चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम ना हो। आखिरी आगे जी हम लोग अवामुल नास, जिसका ये पैसा है, जिसने ये रेवेन्यू देना है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, और जिसके बिहाफ के ऊपर कर्जा भी लिया जाता है, ये सारे वो लोग आ गए। इस ओके सर एक ये क्लियर कर दें कि फिर से काइंडली के जो से टैक्स की सर्विसेज दो किस्म की बताई है ना आपने, एक होता है टैक्स रिटर्न फाइल करना, दूसरी वाली जो सी सर्विस की काइंडली उसकी दोबारा इसमें
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसमें एंट्रीज होती है ना टैक्स की। इनका सवाल ये है कि सर जो टैक्स सर्विसेज हैं अदर देन फाइलिंग ऑफ रिटर्न वो हमें बता दें कि वो कौन सी है। जब आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो आपने हर साल जो टैक्स देना है उसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक है। उसकी प्रोविजन क्रिएट करने के लिए एक लंबा चौड़ा काम होता है कि आपके जो अकाउंट चूंकि वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, हमने उसको ट्रांसफॉर्म करके क्या करना होता है, टैक्स के मुताबिक उसकी प्रोविजन क्रिएट करनी होती है कि हमारे मुताबिक इतना टैक्स बनता है। वो जो कैलकुलेशन होती है, बाज औकात क्लाइंट आपसे कहता है कि मेरे पास स्टाफ मौजूद नहीं है, वो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं क्योंकि अकाउंट्स उसने बनाए हैं किसी अकाउंटेंट से, लेकिन उसको इतना टैक्स में एक्सपर्टीज नहीं, तो वो आउटसोर्स कर लेता है, कहता है आपसे, कहता है कि आप मेरा काम कर दें। ये दूसरा होता है, इसी के साथ एक डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी होती है कि मेरे और टैक्स वालों के दरमियान जो गैप चल रहा है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म होगा। एक होता है कि मैं काम ही गलत कर रहा हूं, वो तो करंट टैक्स का हिस्सा बन जाए, मुझे कोई चीज अलाउ ही नहीं है। एक है चीज अलाउ है लेकिन मैं वो जो एक्सपेंस खत्म कर रहा हूँ 5 साल में, टैक्स वाले उसको 10 साल में खत्म कर रहे हैं, कोई ऐसा है। तो मेरा अल्टीमेटली मुझे इसका फायदा या नुकसान दोनों बराबर हो जाएंगे किसी लेवल, इसको डेफर्ड टैक्स कहते हैं। इन सर्विसेज की बात की जा रही है। अब ये दोनों तरह की जो एंट्रीज की जाती है, इसके पीछे कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन करने के बाद ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनती है। अगर तो मैं किसी, मेरा ऑडिट नहीं है, मैं इसका लाइन मेरा मैं इसका ऑडिट नहीं करने जा रहा, तो फिर मुझे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ 4 मैटर्स कंसिडर करने होते हैं और मैं इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, करंट और डेफर्ड टैक्स। समझ आ रही? लेकिन अगर वो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट शामिल है और मैं उसको ऑडिट भी करने जा रहा हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, तो फिर मुझे सेफ गार्ड लेने चाहिए। यानी क्योंकि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिसपे मैं ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मेरा काम मौजूद है, इसमें मेरा काम अपना भी मौजूद है। तो उसके लिए फिर हमने ये पढ़ा था कि भी मैं किसी इंडिपेंडेंट बंदे से वो काम चेक करवा। इज इट क्लियर? आप क्लियर हो गया कि नहीं? जी सर क्लियर है। कोई और सवाल? तो इसको इन शॉर्ट स्टूडेंट कहता है कि सर मैं पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, भूल जाता हूँ। तो भाई सारे इंसान भूलते हैं, भूलना अल्लाह की मखलूक है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। अगर इंसान ना भूले, उसका बाप फौत हो जाए, माँ फौत हो जाए, वो सारी उम्र ही मर जाए रो रो के, तो भूलना कोई बुरी चीज नहीं है। स्टूडेंट कहता सर मेरी चीजें मिक्स होना शुरू हो गई। उस सूरत में होती है जब आप एक दफा पढ़ के दोबारा उसको मुंह ही नहीं लगाते, चीजों पे डस्ट पड़ती है। आज ये मेरा मोबाइल था तो सुबह में चार्ज करने लगा तो ये इसकी वो पिन इसमें वो जैक में नहीं जा रही थी, तो पिछले 3 सालों से अल्लाह का शुक्र है कभी मैंने इसको सफाई करने का मौका ही नहीं दिया, तो तंग हो रहा था। तो ये है कि जब भी आप चीज को याद करते हैं, फिर वो थोड़ी सी डिम होती है, फिर रिवाइज किया जाता है, फिर एक वक्त आता है कि वो शाइन हो जाती है, उस पर डस्ट पड़ना बंद हो जाती है। तो वो स्टूडेंट जो बार बार चीजों को रिपीट नहीं करता, उसको ये प्रॉब्लम आती है, वो फेस करता है, ऐसा चीजें मिक्स हो गई। तो वो बता रहा होता है कि मैं जो है वो, या वो स्टूडेंट जिसकी तवज्जो नहीं है, उसकी तवज्जो किसी और तरफ है, अपनी माँ बहन के अलावा उसे कोई और माँ बहन भी बनाई हुई है, तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि उसके साथ भी चीजें मिक्स हो रही है, उसका ध्यान ही किसी और तरफ है, हवासे खमसा किसी और जगह पर उसके फैले हुए हैं, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और। उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल मोबाइल इस्तेमाल करता है, क्योंकि आपका दिमाग फोकस करना चाहिए। नमाज में यही तो सिखाया जाता है, नमाज में बहुत अच्छी एक्सरसाइज कि सजदे पे नजर रखो, फिर ध्यान जा रहा है सजदे पे नजर रखो, रुकू में भी, सजदे में भी और क्याम में भी, ताकि आपको 5 वक्त की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि जिंदगी में फोकस रखना सीखो।
इसके लोग पैसे लेते हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो फोकस करवाने की वो आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, पैसे चार्ज करते हैं। तो नमाज में तो आपको मुफ्त में करवाया जा रहा है। तो जो बच्चा फोकस होता है और अपने काम पे लगा हुआ होता है, वो जिंदगी बड़ी एंजॉय कर रहा होता है, रिलैक्स होता है, उसको कोई ऐसी टेंशन। एक बच्चा आया मेरे पास, कहता सर मैं बहुत परेशान, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बताएं क्या परेशानी। कहता मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। ये उसकी परेशानी, परेशानी तो है। मैंने कहा भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस नुस्खे से बचाया हुआ है। जिनकी है उनका हाल तो देखो जाके, ना उनको रात को नींद आती है, सुबह क्लास में आते हैं तो सो रहे होते हैं टकाटक जनाब, जिनको होश ही कोई नहीं होती। कई की देर अटेम्प्ट्स लगाते हैं वो। समझ आ रही है। तो सीए कर लोगे, परेशान ना हो, अच्छी आपको शादी हो जाएगी, अच्छी जगह मिल जाएगा। जब आपका रिश्ता जाता है, कहा जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, रिश्ता छोड़ते हुए बड़ी एहतियात करते हैं कि नहीं यार चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो उजलत में ना पड़े, जल्दी ना ऐसी करें कि जनाब पता नहीं क्या हो जाना है। जैसी भी आपकी शक्ल है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, जेल लगाई होगी, गाड़ी में बैठे होंगे जनाब, जिम शिम जाएंगे, बेहतरीन होगा, बंदा चमक ही पड़ता है उसके साथ। बड़े बड़े मैंने देखा काले कलौटे हैं, खूबसूरत बीवी हैं उनके साथ जनाब, इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए अतौले ना हुए पड़ेंगे, आप बदतमीजी पे ना उतर आए। अपना काम करो, जो आपको काम दिया अल्लाह ताला सारा कुछ आपको नवाज दे। तो ये चीजें तो इस डिस्ट्रैक्शन तो है, यही तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, अपने आप को डीसेंसिटाइज नहीं करना, अपने फोकस पे रखो। ठीक है, बल्कि दुआ किया करो कि यार मुझे इस नहुसत से बचा। क्योंकि हमारे अंदर जो है ना भेड़ चाल चल पड़ती है, हम जो भी होता है उसके ऊपर सारे बिल पड़ते हैं। गर्मी आती है, सारी मरी नथिया गली जनाब पहुंच रहे, तस्वीरें लगा रहे हैं, सब पहुंच जाते हो कि जनाब इसके बगैर अल्लाह ताला क्या कहेंगे, तुम जनाब वो फलां सीजन में तुम नाराज ही नहीं गए, इसको जहन्नम में फेंको। ये हमारी हालत जो है ना वो हो जाती है। अल्लाह ताला ने कहा ना कि क्या तुमने एक ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है, तो उसके लिए वही सब कुछ है। वो कहता है इसके बगैर मेरी जिंदगी नहीं चल सकती। जी, एथिक्स फॉर टैक्स पेयर्स, राइट। टैक्स पेयर के क्या असूल हैं। टैक्स पेयर के लिए तो मोटिवेशन ही है कि आप टैक्स दें। सही है, क्या आपकी मेहरबानी है। तो मॉरल एथिक वैल्यूज हैं, क्योंकि ये बेचारा तो देने वाला है। देखें, एक थे लेजिस्लेटर, एक थे एडमिनिस्ट्रेटर, और एक थे प्रैक्टिशनर। ये सारे लोग तो पैसे लेने वाले हैं। इनको भी मैंने, इनकी सैलरी भी मैंने देनी है, इनकी सैलरी भी इनको, इसको मैंने कंसल्टेंसी भी मैंने ही देनी है। तो पिसने वाला तो टैक्स पेयर ही है। इसकी सही तस्वीर बना के आपको दिखाता हूँ। ये है असल बंदा, तो टैक्स पेयर जो है बेचारा ये है, क्योंकि इसने इन तीनों को पालना है। लेजिस्लेटर, पढ़ चुके हैं ना लेजिस्लेटर, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इन्होंने तो क्या कहा हुआ है कि मेरे तो खर्चों पे भी कोई बात नहीं कर रही, आंख भी उठा के नहीं देखती, ये तो होंगे ही होंगे, है ना। पढ़ा है ना। और इनको पैसा भी आपने ही देना है। और ये जो बंदा, जो आपका वकील, इन दोनों से मिलेगा, जो आपके मुलाजम है, इसको भी पैसे आपने ही देने। तो इसके लिए तो दुआएं रह जाती हैं, मोटिवेशन रह जाती है कि भी आप अपने आप को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, मोटिवेट हो। ये आपका हक है, जितना हो सकता है पैसा जो है वो दान करें, जितना भी हो सकता है, ये वो चीजें। मोरालिटी बिहाइंड टैक्स कंप्लाइंस या कोई ऐसी चीज नहीं है। मोरालिटी है कि मॉरल वैल्यूज जो है टैक्स कंप्लाइंस करें। कंप्लाइंस क्या है, टैक्स दें, जो कहा जा रहा है वो चीजें। इसकी चार वैल्यू जो है हमें बताई जा रही हैं। यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होती है, हिफाजत, राइट। मेरे पैसे से लोगों को फायदा होगा। पैसा देते हुए क्या सोचें कि मेरे इस पैसे से
सोसाइटी में यूटिलिटी पैदा होगी। तो विच देयर आर 3 अप्रोचेज टू एथिक्स फॉर टैक्स कंप्लायंस, कहता है 3 ऐसी अप्रोचेज हैं कि आप अगर टैक्स पेयर को बता दें तो टैक्स देने पर आमादा हो सकता है, टैक्स देने पर आमादा हो सकता है। which tells us to aim for the greatest total happiness across the population। यार बाकी लोग भी हैं, गरीब लोग हैं, राइट, उनके पास आज उम्र के पैसे नहीं है, उनके बच्चों के पास गाड़ियां नहीं है आपके पैसों में चलाने वाली, समझ आ रही है, ये उनको थे आप। तो ये पहली चीज है कि टोटल हैप्पीनेस क्रिएट हो, आपके पैसे से क्या होगा, खुशी ही खुशी हो। बाकी लोग जो गरीब लोग हैं, आप समझते हैं ना, जो गरीब लोग हैं हमारे मुल्क के, उन तक पैसा आपका पहुंचेगा। इन द इकोनॉमिक स्फेयर, किसी इकोनॉमिक हालात के अंदर, वी कैन इंटरप्रेट हैप्पीनेस एज द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर डिजायर। तो जब ये तुम पैसा देगे तो तुम्हें क्या होगी, इससे इत्मीनान पैदा होगा, और यही तो तुम चाहते हो पैसे से, पैसे से और क्या चाहते हो, खुशी। तो जब लोग खुश होंगे तो तुम क्या हो गए, खुश, इससे तुम्हारे अंदर क्या होगी, इत्मीनान पैदा हो। तो पहली चीज ये है कि टैक्स दें और दब के दें, ये चीज है। एंड सो यूटिलिटेरियनिज्म एज एमिंग फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो पहली चीज क्या है, अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा इत्मीनान चाहते हो तो दब के टैक्स दो। क्यों, इससे क्या होगा, हैप्पीनेस पैदा होगा। हैप्पीनेस जिनमें पैदा होगी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सोसाइटी वही, हमें तो ब्लडी कहते हैं ना वो। डियोंटोलॉजी, भाई ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, वो तुम्हें सरसी दे ना दे, तुम्हारी तो जिम्मेदारी है ना, तुम अपनी यार जिम्मेदारी करो, मस्जिद में बैठो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला इनको तबाह करेगा कि आपको पैसा नहीं दे रहे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। डियोंटोलॉजी ये क्या है, ये दूसरी चीज है, उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ। जैसे वो बच्चे की मिसाल नहीं में दी जाती कि एक बच्चा था तो ट्रेन में उसने जो था वो टिकट चेकर को बुलाया, उसने कहा इधर आओ, तो उसने कहा मुझे आधी टिकट और दे। उसने कहा वो क्यों, उसने कहा फलां जगह से मैं चला था, मैंने फलां डेस्टिनेशन थी मेरी, तो इस वक्त मेरा दिन गुजर गया और मेरा, अब मैं पूरे 18 साल का हो गया हूँ, अब यहाँ से आगे मैं आधी टिकट नहीं खरीद सकता। तो यहाँ तक मुझे, अब हुकूमत ने कहा था कि तुम्हें आधी टिकट देनी है, अब मुझे आप बाकी आधी टिकट भी, ये जज्बा होना चाहिए कि यार ये मेरी जिम्मेदारी, मैंने टैक्स जमा। तो ये उसको कहानियां सुनाए, ऐसे किस्से सुनाए जिससे कि उसके अंदर जिम्मेदारी वाला कीड़ा जागे, ताकि वो टैक्स दे सके। वर्च्यू एथिक्स, इखलाकियात में कुछ चीज होती है, इखलाकी तौर पर बुलंद मुकाम अता करो, अपने आप को बुलंदी पर लेकर जाओ, इखलाकी पस्ती में ना पड़ो। which focus on the virtues we should have and on what constitute a virtuous life। एक बड़ी virtuous life, बड़ी खूबसूरत लाइफ गुजारो, तुम्हें कोई बंदा उंगली के इशारे से कह ना सके कि ये टैक्स चोर है, ये नहीं करना तुम्हें, कभी भी टैक्स चोरी नहीं कर। A broad conception of the virtues must be used here, encompassing not only virtues such as honesty but also virtues such as using talent and fulfillment। बस सिंपल इसका ये बता दें कि वर्चुअल एथिक्स क्या कहता है, कि दिस इज बी ऑनेस्ट विद द कंट्री। 3 चीजें बताई गई हैं कि पैसा क्यों देना है, कंप्लायंस क्यों करना है, कि पूरे मुआशरे में हैप्पीनेस के लिए, दूसरा तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास है, और तीसरा क्या है, अपने अंदर इंसान को जगाओ, अखलाकी तौर पर तुम्हें झूठ नहीं बोलना। वो बंदा पूछे कि भी तुमने क्या किया, मैंने पूरे पैसे दिए, ये आपका जज्बा होना चाहिए। अच्छा, ये उसी की सारी एक्सप्लेनेशन है नीचे, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताई है। पढ़ के अगर आपको मसला हो मुझे बता दीजिएगा। इसके अंदर बस यही बातें पूछी गई हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या है और ये कैसे उसमें खुशी पैदा करेगा। लास्ट इसका पॉइंट आ गया जी, टैक्स अवॉइडेंस एंड, आप सोचें ए अच्छा है, ई बुरा है, ए अच्छा है, ई बुरा है, ठीक है ना। तो टैक्स अवॉइडेंस को टैक्स मैनेजमेंट भी कहते हैं, और एवेजन कहते हैं एवेड करना, चोरी करना। ये चीज इसमें शामिल है कि टैक्स अवॉइडेंस और एवेजन में क्या फर्क है।
इसकी मैं कुछ मिसालें भी आपको दूंगा, पहले इसका जरा फर्क ढूंढते हैं। ये नीचे ये वाला टेबल जो है, अवॉइडेंस कहते हैं मैनेज करना, इसका दूसरा नाम क्या है? टू मैनेज। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप इस इदारे में अपनी फीस दो तरीकों से कम करवा सकते हैं। एक ये है कि आप अच्छे मार्क्स लें, और वो जो इदारे ने आपको कहा है कि कितने मार्क्स लोगे तो हम आपकी फीस को माफ कर देंगे, एक तो ये जायज तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? किसी बड़े को मार दो कि जी मैं यतीम हूँ, तो अबू नहीं है, मैं बस अकेला ही काम करने वाला हूँ, तो मेरी फीस कम कर, माफ कर दें। या तीसरा तरीका भी यही है कि जनाब आप क्लास में बैठे पैसे ही ना दें, किसी और का नाम बताते जाएं, और अल्लाह ला खैर सर, बस इस तरह। तो ये क्या है? एवेजन। तो टैक्स के अंदर भी मैनेज भी किया जा सकता है चीजों को, और इवेड भी किया जा सकता है। ये एक डिफरेंस जो है हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में आ चुका है कि इसमें डिफरेंशिएट करें अवॉइडेंस और मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अगर हम फर्म की बात करें या इंडिविजुअल की बात करें, तो इनका एक लेवल पे जाके टैक्स रेट 45% तक चला जाता है, लेकिन कंपनी का 29% तक ही रहता है। तो आप कारोबार की इनकॉर्पोरेशन करते हुए ये फैसला कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, तो आप टैक्स को मैनेज कर सकते हैं। आपने एक घर खरीदा, उसका आपको रेंट आ रहा है, लेट्स सपोज के 4.8 मिलियन, 48 लाख रुपए। आपके चार बच्चे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस घर को उन चारों बच्चों के नाम करवा दें, तो रेंट जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और सबको एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी, और टैक्स रेट भी कम होगा। ये भी मैनेजमेंट की एक एग्जांपल समझ आ रही है। तो टैक्स मैनेजमेंट क्या है? कानूनी तौर पर फायदा लेना। मिसाल है कि एक इदारा मेरे पास आता है और कहता है मुझे आप डोनेशन दें। मुझे पता है कि डोनेशन अगर इसको मैं कैश में दूंगा तो मुझे टैक्स में कोई बेनिफिट हो, और दूसरा क्या है कि मैं अगर इसको पैसे दे दूं चेक के थ्रू तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो आप क्या करें? चेक के थ्रू दे दें। समझ आ रही है? इसी तरह मेरे पास मेरा कोई रिश्तेदार आता है और वो कहता है कि यार मुझे आप कोई सदका करें, कोई ज़कात करें। मैं एक इदारे के पास जाता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं इस इदारे को पैसे दूंगा तो मुझे वहां टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, इस रिश्तेदार को देने से मुझे कोई टैक्स में बेनिफिट। आप उस इदारे से कहते हैं, उस बंदे को कहते हैं अपने रिश्तेदार को कि इस इदारे के पास जाओ, ये तुम्हें जितने तुम्हें पैसे चाहिए या इलाज तुम्हारा करवा देगा, क्योंकि इस मकसद के लिए बना हुआ है। और इस इदारे से आप कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुमने इस बंदे का इलाज करवाना। वो कहेंगे ठीक है, उनका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, ऐसे है ना। तो मैं उस इदारे को पैसे दूं और उसका इलाज करवा दूं, तो ये भी जायज है, मुझे उसमें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। समझ आ रही है ना? मैं कंपनी बनाऊं और उससे सैलरी लेनी शुरू कर दूं, तो कंपनी के ऊपर 29% टैक्स है, तो मेरे ऊपर सैलरी के रेट लगेंगे, मैं उसका एम्प्लॉय बन जाऊं, ये भी जायज है। तो ये है टैक्स मैनेजमेंट के तरीके। और एक है टैक्स एवेजन। वो क्या है? ब्लंट हो जाए, सीधा झूठ कि मेरा तो कारोबार है ही कोई नहीं, राइट, खर्चे बढ़ा बढ़ा के उसमें ऐड करने शुरू करवा दें। ये क्या है? सारा इवेजन है। टैक्स अवॉइडेंस में क्या है? ए अच्छा है, ई बुरा है। ए अच्छा है, ई पेपर में उलट नहीं कराना आपने, क्योंकि जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं ना, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आपने ए पहले आता है, ई पहले अच्छा फिर बुरा। Where the payment of tax is avoided through by complying with the provision of the law. Provision किसे कहते हैं? कानून को। अगर टैक्स को अवॉइड किया जाए बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ, बाय अप्लाइंग द लॉ, तो दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। इफ यू रिड्यूस द टैक्स by applying the provision of law, then this is tax avoidance. Where payment of tax is avoided through illegal means or fraud. यहाँ लॉ की कोई एप्लीकेशन आप नहीं कर रहे, तो ये क्या है? एवेजन है।
टैक्स अवॉइडेंस इज अंडरटेकन बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ लूप होल्स इन द, कानून के अंदर जो लूप होल्स होते हैं उनका आप फायदा उठाते हैं। तो ठीक है, अगर लॉ में लूप होल्स हैं तो आप फायदा उठाएं। टैक्स एवेजन इज अंडरटेकन बाय एम्प्लॉइंग अनफेयर मीन्स एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ कानून का आप फायदा नहीं ले रहे बल्कि क्या कर रहे हो, अनफेयर मीन्स आप यूज कर रहे हो। ये टैक्स अवॉइडेंस इज डन थ्रू नॉट मैलाफाइड इंटेंशन। मैलाफाइड होती है बदनीति। ठीक है, तो इसके नॉट मैलाफाइड की बजाय होनी होती है बोनाफाइड। यही लफ्ज लिख देते हैं बोना, ये कहते हैं नेक नीति। यानी आप टैक्स देना चाहते हैं लेकिन कानून में एक चीज मौजूद है तो आप उसके थ्रू कर रहे हैं। मिसाल मैं देता हूं, आप अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स हैं, उस पर मैक्सिमम टैक्स 5% है। आप वो खरीद लें। ठीक है, आपको प्रॉफिट चाहिए ना, सूद खाना ना आपने, तो आप वो खरीद लें। बैंक में जमा करवाएंगे टैक्स ज्यादा लगेगा, तो आप वो सर्टिफिकेट खरीद लें। तो ये मैनेजमेंट की एक टाइप है। टैक्स evasion is unlawful way of paying lower taxes and defaulter may be punished। इसमें डिफॉल्टर को क्या होगा, पनिश मिलेगी, इसमें पनिशिंग नहीं है। टैक्स अवॉइडेंस लुक्स लाइक अ टैक्स प्लानिंग एंड इज डन बिफोर द टैक्स लायबिलिटी अराइज। टैक्स लायबिलिटी बनने से पहले ही आप चीजों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और ये क्या होते हैं, टैक्स लायबिलिटी बन जाती है उसके बाद आप चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि यार इस साल मेरे ऊपर इतना टैक्स लगने वाला है, तो क्या करें, आप उसको पहले ही मैनेज कर रहे हैं। आपको पता है कि यार अगर मैं फर्म बनाऊंगा तो मेरे ऊपर टैक्स 45% लग जाएगा, आप कंपनी बना लें। आपको पता है कि कंपनी का टैक्स 29% है, तो आप 20% पे चले जाए, आप स्मॉल कंपनी बना लें। आपको पता है कि मेरे पास एसएमई की ऑप्शन भी मौजूद है जहां 15% टैक्स है, 7.5 आप उसमें चले जाए। समझ आ रही है ना? तो ये टैक्स मैनेजमेंट है, और पहले मैनेज कर लें ताकि उस तक पहुंचते हो। लेकिन ये क्या है कि अब इनकम जनरेट हो चुकी है और उसके बाद वाली जो हरकत कर रहे हैं वो क्या है, टैक्स इवेजन। ठीक है, तो ये उसकी, ये नीचे उसकी एग्जांपल गिवन है। इनकम टैक्स रिटर्न को जाली बना देना, उसमें गलत चीजें लेनी, और ये क्या है, इसकी मिसालें मैंने बहुत सारी दी हैं। टैक्स क्रेडिट मैंने दी है, को ओनरशिप दी है। आगे जब टैक्स बढ़ेंगे तो ये चीजें भी इंशाल्लाह हमारी इसमें वो आ जाएंगी। ये देखिएगा, इसकी इलिस्ट्रेशन है कि ये टैक्स एवेजन है या ये अवॉइडेंस है। फिर नीचे वही यूटिलिटेरियन अप्रोच और वर्चुअस एथिक्स दिया हुआ है। इसकी एग्जांपल को जरा देख लेते हैं। मिस्टर ए अर्न टर्न ओवर ऑफ रुपीज 10 million. However, he kept it as cash in his bank locker and hide it from tax authorities. He paid all related expenses from this in cash. ये टैक्स evasion है या अवॉइडेंस है, चोरी है, छुपाया हुआ है आपने। ठीक है, Mr. B earned income 10 million. However, he declared only so much of income which is verifiable from the bank. 6 million remaining amount he has hidden. ये भी क्या है, टैक्स evasion है। Mr. C earned rupees 10 million. However, he recorded 7 million expenses employing legal tactics to reduce his net tax. ये legal tactics, ये क्या है, टैक्स अवॉइडेंस की इसकी एग्जांपल मौजूद है। राइट, तो ये चीजें इसके अंदर हमारी मौजूद हैं। ये कोड ऑफ एथिक्स भी हमने कर ली, हिस्ट्री एक जगह पर हमने देखी थी, वो भी हमने कर ली है इसकी। तो ये है जी आपका और हमारा एक क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। 10% हमने आज चीजें कर ली हैं और ये कंफर्म क्वेश्चन हर साल आ रहा है।
चैप्टर 1 क्या है? सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। क्या चीजें थी उसके अंदर? सिस्टम के ऊपर बात की गई, कैसा होना चाहिए, असूल क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, रेवेन्यूज ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या है, समरी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, ऐसे ही है ना। तो उसके अंदर ये सारी बातें हमने की, कैनन्स को भी हमने वहां पर डिस्कस किया। फिर हमने क्या डिस्कस किया, ये सिस्टम बना कैसे है, चैप्टर नंबर 2 में आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आ गए। कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने डिफरेंट हिस्सों में किया, बजट कैसे प्रेजेंट होता है, ये बजट का पैसा जो है सूबों में कैसे डिवाइड किया जाता है, क्या सूबे भी टैक्सेस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इनका एनएफसी अवार्ड क्या होता है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट की जो ऑफिसेज हैं, जो सेक्रेटरीट्स हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, जो हमारा अकाउंट है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट, इसका कस्टोडियन कौन है, कौन इसको ऑपरेट करता है, कौन इसको देखता है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंडिचर्स कहा जाता है, राइट, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये चीजें भी हमारे पास उसमें मौजूद थी। प्रोविंसेस के जो अंदर से जो ऑयल है, गैस है और हाइड्रो जिनके जो है डैम बने हुए हैं, उसका रेवेन्यू किसको मिलेगा, वो प्रोविंसेस को दिया जाएगा। अगर असेंबलियां ना होंगी तो फिर बजट की कैसे अप्रूवल होगी, और अगर असेंबलियां हों और लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट ने शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर पे साइन नहीं किए तो फिर असेंबलियां कितने माह की कर सकती है, यही प्रोविंसेस भी यही काम करेंगे। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्टिंग क्या है, और आखिरी हिस्से में हमने क्या किया कि हमने एथिक्स को डिस्कस किया कि एथिक्स जो है वो 4 तरह के लोगों के हैं, नंबर 1 लेजिस्लेटर, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटर, नंबर 3 प्रैक्टिशनर और आखिर में। तो इसमें मोटिवेट किसको किया गया है, टैक्स पेयर्स को। क्या उसको मोटिवेशन, क्या चूरन बेचा गया उसे, सबसे पहला टेरिटेरियनिज्म, खुशी चाहते हो, जी चाहता हो, टैक्स दो, राइट, उससे क्या होगा, दूसरे खुश होंगे, उससे तुम्हें सेटिस्फेक्शन हो, उस सेटिस्फेक्शन ये है। और दूसरा, उसको जिम्मेदारी का, डियोंटोलॉजी का एहसास दिलाओ, भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तीसरा क्या है, इखलाकी तौर पर अच्छे इंसान हो, वर्चुअल एथिक्स को अप्लाई करो, उसके ऊपर लेकर चलो। और फिर हमें क्या बताया गया, टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है, टैक्स एवेजन क्या होती है। कोड ऑफ एथिक्स में क्या पढ़ा हमने, किस तरह की सर्विसेज की बात की गई है, 2 तरह की, अकाउंटिंग एंट्रीज की और टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न के लिए आजादी, पब्लिक हो प्राइवेट हो, आप ये प्रोवाइड करें, कोई थ्रेट क्रिएट, लेकिन अगर आप उनको एंट्रीज दे रहे हैं और उनका ऑडिट भी कर रहे हैं, तो देखिए अगर तो ऑडिट नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कोई थ्रेट नहीं है ना, फिर तो हर तरह की सर्विसेज दें, हर एक को टैक्स की सर्विसेज दें, फिर तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर वो आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड ऑडिट कर रहे हैं और वो आपसे टैक्स की सर्विसेज मांग रहे हैं, तो रिटर्न तैयार कर दें, जो एंट्रीज हैं करंट और डेफर्ड टैक्सेशन की, उसके ऊपर क्या करें, एहतियात करते हैं, कुछ फैक्टर हैं उनको कंसिडर पहले करें। और अगर थ्रेट क्रिएट हो जाए और वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी नहीं है तो सेफ गार्ड के साथ काम करें, एहतियात के साथ काम, जो 2 एहतियातें हमें बताई उन्हें एहतियात के साथ काम करें। और अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है तो फिर सेफ गार्ड काम, राइट। नो द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू प्ले। अब जब जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपके खाते में है। अब कल से हम नेक्स्ट मॉड्यूल में दाखिल होंगे। I decide कि whether I should start income tax और सेल्स टैक्स, इन दोनों में से हम किसी एक हिस्से को लेकर आगे स्टार्ट करेंगे। फी अमान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।